अब खबर, यूपी सरकार चलाएगी मेरी माटी मेरा देश अभियान। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा ये अभियान, जहां शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। तो शहीदों के परिजनों का सम्मान करेगी यूपी सरकार। सीएम की मौजूदगी में 25 या 26 अगस्त को पौधारोपण, अभियान का 30 अगस्त को दिल्ली में होगा समापन। तो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए हैं निर्देश। तो यूपी सरकार चलाएगी मेरी माटी मेरा देश। बढ़ते आगे, गहलोत के ट्वीट पर पीएमओ ने जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और उस पर पीएमओ की तरफ से जवाब दिया गया है। अशोक गहलोत को बुलाया गया है, तो वर्चुअली जुड़ना पीएमओ के प्रोटोकॉल में नहीं है। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ना चाहते थे सीएम अशोक गहलोत। प्रोटोकॉल के तहत सीएम गहलोत को न्योता भेजा गया था, तो गहलोत को संबोधित करने का समय मिला था। पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया, ये गहलोत का आरोप था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और इसी के चलते उन्होंने कहा, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। लखनऊ से अब खबर, केजीएमयू में माटी अस्पताल का उद्घाटन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे अस्पताल का उद्घाटन। पेट सिटी स्कैन, सोलर पैनल का भी शुभारंभ। आज सुबह 10 बजे ब्राउन हॉल में होगा कार्यक्रम। तो मंत्री एके शर्मा, मनकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो केजीएमयू में माटी अस्पताल का उद्घाटन, पेट सिटी स्कैन, सोलर पैनल का भी शुभारंभ होगा। आज सुबह 10 बजे ब्राउन हॉल में ये पूरा कार्यक्रम। आगरा से अब खबर, ड्रग विभाग का मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। नकली दवाओं की सूचना पर ड्रग विभाग की रेड। दवाओं के जखीरे के साथ पकड़ा गया था हॉकर की निशानदेही पर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। तो दवाओं को सीज किया गया है, नमूने कलेक्ट किए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट फेल होने पर दर्ज होगा मुकदमा। तो आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ड्रग विभाग की छापेमारी, सैंपल की रिपोर्ट फेल होने पर दर्ज होगा मुकदमा। तो ड्रग विभाग सक्रिय है। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ड्रग विभाग का मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। तो नकली दवाओं की सूचना पर ड्रग विभाग की रेड सामने आई है। दवाओं के जखीरे के साथ पकड़ा गया था हॉकर। तो हॉकर की निशानदेही पर मेडिकल स्टोर पर छापा। तो ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में हुई है कार्रवाई। तो दवाओं को सीज किया गया है, नमूने कलेक्ट किए गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? ड्रग विभाग की बड़ी छापेमारी सामने आई है, क्या कुछ आगे हो रहा है? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार लगातार ड्रग विभाग की लगातार छापेमारी हो रही है, पिछले 2 सप्ताह की बात करें तो पिछले 2 सप्ताह में करीबन ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली कार्रवाई में करीबन 3 करोड़ की दवाइयां की छापेमारी हुई। उसके बाद दूसरी जो छापेमारी हुई उसमें 2 करोड़ रुपए की छापेमारी हुई। तो लगातार छापेमारी का दौर लगातार चालू है और बताया जा रहा है कि ये लोग नकली दवाइयों की जो दवाइयां बेचते थे, जिसके सूत्र अन्य राज्यों में भी बताए गए थे। और जब जो 5 करोड़ की लगातार पहले जो छापेमारी हुई थी, वो उनका नेटवर्क बाहर के राज्यों में भी बताया गया था, जिसके चलते थाना पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम ने करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद आज छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों की छापेमारी की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि ये मामला किन लोगों से संपर्क में है और कहाँ ये लोग दवाइयां को देते थे। पूरी छापेमारी के दौरान क्या तथ्य सामने निकल के आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और देखिए सच के आधार पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है जिसको संज्ञान में तत्काल लेने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ड्रग विभाग की ये छापेमारी, जहां ड्रग विभाग का मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है
और सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। नकली दवाओं की सूचना पर ड्रग विभाग ने रेड की है। दवाओं के जखीरे के साथ हॉकर भी पकड़ा गया था। खास दौरा है राजस्थान और गुजरात का, और इसी के साथ प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त भी जारी करने जा रहे हैं, जो कि आज बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण है। किसानों के साथ वो संवाद भी करेंगे। तो इस बीच आपको दौरे की भी अपडेट दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास दौरा भी है राजस्थान और गुजरात का। इसी के साथ बड़े कार्यक्रम भी हैं उनके, जिस पर सभी की निगाहें हैं। तो 28 जुलाई को करीब 10:30 बजे गांधीनगर में कार्यक्रम। तो महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान और गुजरात का ये दौरा महत्वपूर्ण है। आज से 2 दिवसीय राजस्थान और गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज करीब 11:15 बजे राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तब पीएम मोदी करीब 3 बजे गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, राजस्थान और गुजरात का खास दौरा है प्रधानमंत्री का, कितना महत्वपूर्ण 24 से पहले माना जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। करीब 11 बजे के आसपास वो राजस्थान दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही गुजरात भी करीब 3 बजे के आसपास जाएंगे। इस दौरान राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उनका संबोधन भी इस दौरान कहीं न कहीं संभव है। अगर हम बात करें तो कई ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही करीब 1,86,00,000 के आसपास जो किसान हैं उनको कई सम्मान निधि भी मिलेगा और सीधे तौर पे राजस्थान के सीकर से ये धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। और अगर हम बात करें तो इसके साथ ही गुजरात में भी कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय किए गए हैं, क्योंकि आज गुजरात में प्रधानमंत्री करीब 3:15 के आसपास गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में विभिन्न जो विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे। कल का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। कल करीब 10:30 बजे के आसपास वो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बीच आपने देखा कि राजस्थान दौरे को लेकर कहीं न कहीं सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर खासतौर पर उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि पीएमओ से उन्हें कहीं न कहीं 3 मिनट के उनके संबोधन कार्यक्रम को हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी ट्वीट किया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें आमंत्रित किया गया था, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था और भाषण भी निर्धारित था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सीधे तौर पे ये कहा गया कि वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ अशोक गहलोत अपना पक्ष रख रहे हैं, दूसरी तरफ पीएमओ की ओर से भी इसमें पूरी तरीके से जवाब दिया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो देखने वाली बात होगी कि जब राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो अपने संबोधन के दौरान क्या इस विषय पर भी वो चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या किस तरीके से इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहता है देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, उत्तर प्रदेश में आई फ्लू को लेकर अलर्ट। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फैल रहा है आई फ्लू, जहां फर्रुखाबाद, बरेली, मऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद में तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में दवाएं, आई ड्रॉप की पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में उसे रखा जाए। आई फ्लू से प्रभावित इलाके पर होगी विशेष निगरानी। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन ने आदेश जारी किया है। आई फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार आई फ्लू के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में आई फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मौसम के उतार चढ़ाव के चलते ये आई फ्लू तेजी के साथ लोगों को अपनी जद में ले रहा है। फर्रुखाबाद, बरेली, मऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद में तेजी से आई फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। तो अस्पतालों में दवाएं, आई ड्रॉप पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। आई फ्लू से प्रभावित इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन ने आदेश जारी किया है। तो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण आई फ्लू के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अब खबर, प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प जल्द होगा पूरा। जहां 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील, तो 13 जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेज का होगा शुभारंभ। यूपी के 74 जिलों में खोलेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट। तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, तो यूपी के 74 जिलों में खुलेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट। लखनऊ से अब अगली खबर, नोडल अधिकारियों को सफाई विकास का जिम्मा। शहरों में सफाई और विकास का कार्य देखेंगे नोडल अफसर। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द नोडल अफसरों की तैनाती करेगी। तो नगर निगमों में मॉडल गौशाला बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है। आगरा और कानपुर नगर निगम भी जल्द बॉन्ड जारी करेंगे। तो शहरों में जल निकासी के लिए ड्रेनेज व्यवस्था ठीक करने के निर्देश हैं। रायबरेली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोहरी गांव के पास का ये पूरा मामला है। बता दें कि मारपीट और लूट की घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने गांव के ही 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। नोएडा में हिंडन नदी के किनारे बसे लोगों को बाढ़ के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हर संभव मदद के लिए नोएडा पुलिस के अधिकारी प्रभावित लोगों को स्कूलों में शिफ्ट कराने में लगे हैं। हिंडन नदी किनारे बसे लोगों के हालात जानने डीसीपी सेंट्रल नोएडा अनिल कुमार यादव पहुंचे। इस दौरान डीसीपी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होने के बाद नोएडा पुलिस जो है, नोएडा पुलिस के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रभावित लोगों को बचाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, स्कूलों में उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौके पर डीसीपी सेंटर अनिल कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो प्रभावित लोग हैं उनको हर तरीके से हर संभव मदद करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। सर, न्यूज़ 1 इंडिया पर सर आपका स्वागत है। किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है? हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में जो जलभराव की स्थिति है डूब क्षेत्र में, इसके दृष्टिगत लोगों से अपने घरों को खाली करने की अपील की जा रही है। नोटिस दिए जा रहे हैं सभी लोगों को कि अपने अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि ये जगहों में जब पानी जाएगा, सीलन आएगी तो गिरने की संभावना है, इससे जनहानि होने की संभावना है। इस वजह से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है और नोटिस और अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू सैनिक पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे भी लोगों के रुकने खाने पीने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि लोग नदी के बहाव में न जाएं, क्योंकि बहाव काफ़ी तेज़ है, उस तरफ न जाए। लेकिन फिर भी लोग छिटपुट लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ड्यूटियाँ बढ़ा दी हैं। पुलिस की गश्त और बढ़ाई गई है, इस क्षेत्रों में प्रेजेंस बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह कोई भी जनहानि न हो। सर, लगातार जो आपकी पुलिस है और आपके पुलिस के जो अधिकारी है, हालांकि जिस तरीके से देखा जाए 25 फुटा की बात की जाए, छिजारसी की बात की जाए, चोटपुर की बात की जाए, बहललपुर की बात की जाए, गढ़ी चौकंडी की बात की जाए, कुलेसरा की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं यहाँ पर जो किनारे लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मदद के लिए प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुँच रहे हैं, पुलिस के जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको बचाने का पूरी तरीके से रेस्क्यू करने का हर संभव मदद करने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ में शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। वहीं हमारे संवाददाता ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी बातचीत की है, उनकी आपबीती जानने का प्रयास किया है। क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, आपको सुनवाते हैं।
25 फुटा किनारे पर हम मौजूद हैं। हालांकि हालात बड़े खराब हैं और महिलाओं से बात करते हैं किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। घरों के अंदर पानी भर चुके हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? समीना। समीना, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे पानी भर रहा है गली में, गली का बोल दिया कि बनाएंगे, गली बनते बनते पास हुई, गली भी न बनी और पानी भर रहा है, चोर घुस रहे हैं घर में। तो यही परेशानी है, इसको करो। ये गली चल रही, मकान डूब रहे हैं सबके। आपके घर में पानी घुस गया क्या? हाँ हाँ, घुस गया, पानी घुस ही रहा है सबके, सब गली में अब आ जाएगा तो बचाई कितना है पानी घुसने के लिए, है यही समस्या है। कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? कोई भी ना आया। कोई नेता, विधायक, सांसद कोई आपके पास आया यहाँ पे? स्कूल से चले जाते हैं लौट कोई के। यहाँ पर नेता, विधायक, सांसद आया? हाँ आए, क्या आश्वासन दे रहे हैं वो? बोल रहे हैं कि होगा काम। हाँ, और स्कूल से ही चले जाते हैं समझा के, और क्या है। मदद किसी की जा रही है यहाँ पर? कोई कुछ भी नहीं कहा जाए, किसी की मदद कोई मदद हो रही है? नहीं, किसी की मदद नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और यहाँ तो जिनका गरीब आदमी है उनका तो थोड़ा बहुत तो वो करना चाहिए, जितना जितना। आपका कौन सा प्लॉट है? हमारा बोरा सारा नीचे धस गया है। आपने किससे प्लॉट लिया था ये बताओ आप? हमने लिया संतोष डीलर से। संतोष डीलर से। हाँ। कोई जो प्लॉट देने वाले लोग हैं, आपको पता नहीं था कि आप हिंदन के किनारे ले रहे हो प्लॉट, हिंदन के तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी? जब बताया कि नहीं आएगा पानी, जब डीलर ही इतना प्लॉट काट रहे हैं तो बताओ गरीब आदमी कहाँ लेगा। कितने रुपए का प्लॉट लिया? हमने लिया था जब 6 लाख रुपए का। जिस वक्त आपने ये प्लॉट लिया, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने रोकने की कोशिश की थी? नहीं, किसी ने नहीं कही, किसी ने न गई। चौटपुर में आ रहा है ये, यहाँ कोई नहीं। अब तो डूब क्षेत्र है, बोला था डूब क्षेत्र है, पर यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा जो वो होगा। रजिस्ट्री कराई थी? रजिस्ट्री बेनामा है हमारे प्लॉट का, बेनामा है, रजिस्ट्री भी नहीं, बेनामा कराया हमने। हाँ। तो अब क्या आश्वासन दे रहे हैं जो मौके पर अधिकारी पहुंचे? जल घुस चुका है, पानी आपके घर में घुस चुका है, आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? हम किराए पे रह रहे हैं, 3 नहर में कमरा ले रखा है। कितने गज का प्लॉट था आपका? 30 गज का। क्या नाम है, क्या दिक्कत है? सबसे मूलभूत सुविधा क्या है, क्या कमियां हैं, क्यों पूरी नहीं हो पा रही है कॉलोनी में? भैया ये सब तो डीलर ही जानते हैं कमी क्यों नहीं पूरी कर रहे। तुमने प्लॉट काटे तो इसे ऊंचा करके प्लॉट काटते। अब तुमने काटे, जो गरीब आदमी हो, मान लो किसी के पास 2 लाख रुपए का बजट है, नहीं है उसके औकात बाहर मेन रोड लेने की, तो यहीं आकर लेगा ना, क्या सर छुपाने के लिए छत मिले कहीं। मैंने प्लॉट खरीदा 5 लाख रुपए का। मैंने पूछा, मैंने भैया मैं किनारे पे ले रहा हूँ, पानी वानी तो नहीं आता? क्या जी बिल्कुल पानी नहीं आता। पानी आ जाए तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर बह जाए, धस जाए, तो तुम्हें प्लॉट का पैसा वापस दूंगा। कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हालांकि मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लोग दिक्कत। देखिए, वो घर बना हुआ, घर के अंदर पानी घुस चुका है। उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं, वो पानी के अंदर जो हिंदन का पानी है, जो काली एक नदी हिंदन का पानी है, उसके अंदर लोग घुसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अभी लोग जो हैं अपने घर खाली करने के लिए पूरी तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ पर वो अपना सर छुपाएं। और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। कॉलोनी में तमाम तरीके की दिक्कत आ रही है, बिजली की भी दिक्कत आ रही है, गली की दिक्कत आ रही है, रोड पूरी तरीके से खराब है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस चीज़ का कौन होगा? हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं, फोटो खिंचाकर चले जाते हैं, लेकिन जो एक आश्वासन मिलना चाहिए वो आश्वासन पूरी तरीके से इन कॉलोनी के लोगों को, 25 फुटा के इन लोगों को या फिर अन्य इलाके के लोगों को सही से मिल नहीं पा रहा। एक महिला और है, हमसे उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? हमारे घर में सारे में पानी भर गया, हमारी बाथरूम और किचन सब टूट गई और हमारी दीवार फट गई और फर्श में भी पानी निकल रहा है सब। हम तो घर से बेघर हो गए, हमें खाना भी न मिल रहा, हम इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चे बाल छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ जाएं? घर से बेघर है गए, घर में चोरी हो रही है, हमारे घर में सामान नहीं भरे पड़े हैं, हम बता घरे रखा में या कमाने। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत वही सर, घर हमारे डूब गई है बिल्कुल, उधर नदी किनारे में घर भी फट गए हैं, सामान भी अभी बिल्कुल उसी में पड़े हैं। हमारे बच्चे रोज डेली जाते हैं, रोज वहाँ पर 2 बजे भी चोरी हुआ है। घर कब खरीदा था आपने? घर खरीदे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। हाँ। जब आपको नहीं पता था कि यहाँ पानी वानी आता है? नहीं, डीलर बोला नहीं पानी आएगा और कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या बोला था डीलर ने जब खरीदा था? कुछ भी ना, पानी वानी कुछ नहीं आएगा, ले और दे दिया हमें प्लाट। हमें क्या पता ही, पहली बार हमने देखा है ऐसा माहौल के पानी आया है। हिंदन
आगामी लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने के लिए बीजेपी हर तरह के प्रयास में जुटी है। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है। इसके लिए पार्टी 27 जुलाई से यानी कि आज से पसमानदा स्नेह यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर यूपी के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर पसमानदा स्नेह यात्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद ये यात्रा यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम इलाके में घूमेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी पर विपक्ष को उसी के दांव के चित करने की कोशिश सामने आ रही है? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का पसमानदा प्रयोग, विपक्ष की उड़ी नींद। पसमानदा मुसलमान बनेंगे बीजेपी के कद्रदान। बीजेपी का प्रोजेक्ट पसमानदा, निकलेगी स्नेह मिलन यात्रा। दिल्ली यूपी टू बिहार, पसमानदा वोटर किसके साथ? 2014 से विजय रथ पर सवार बीजेपी अपने विस्तार का कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी अब विपक्ष की बचे जो वोटर हैं, जो उनकी वोटों की बची जमा पूंजी है, उनको भी छीनने में लगी है। मकसद और रणनीति साफ है। 24 में होने वाले चुनाव में मैदान फतेह का। बीजेपी 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दिल्ली से पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। पसमानदा स्नेह यात्रा की 27 जुलाई से शुरुआत। 7 चरणों में संपन्न होगी पसमानदा स्नेह यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से शुरू की जाएगी यात्रा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर निकलेगी यात्रा। 1 अगस्त से दिल्ली के तुर्कमान गेट से होगी शुरू। दिलशाद गार्डन से होते हुए यूपी में यात्रा करेगी प्रवेश। पहले चरण में यूपी चलेगी पसमानदा संवाद यात्रा। दूसरे चरण में बिहार में प्रवेश करेगी संवाद यात्रा। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल और चौथे में झारखंड में होगा प्रवेश। 5वें चरण में यात्रा महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। 6ठे चरण में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए जाएगी। 7वें चरण में यह यात्रा हरियाणा में जाएगी। दरअसल देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज में डर है। जहन में कई तरह के ख्याल हैं। मुस्लिम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी डर और विरोध का नतीजा है कि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर तारीख 23 जुलाई दिन रविवार को राजधानी लखनऊ में एक बैठक भी की गई। पसमानदा स्नेह यात्रा का मकसद मुस्लिम वोटरों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ना, यूसीसी को लेकर मुस्लिमों को जागरूक करना, बीजेपी के प्रति मुसलमानों की अवधारणा को बदलना। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समाज के जो पिछड़े लोग हैं, पसमानदा जो समाज है, उसमें सरकार की लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याण की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर के जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात करती है, तो जन जन तक जाना और जन जन से संवाद करना और जन जन को पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों के साथ जोड़ना पार्टी का लक्ष्य है। और जो पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसको लेकर के ये यात्रा निकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे का भी इस्तेमाल मात्र अल्पसंख्यकों के लिए जहर उगलने के लिए करते रहे। बीजेपी मुस्लिम संगठनों के मंसूबों को फेल करने के लिए पसमानदा समाज को आगे कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने जबरदस्त फील्डिंग सेट कर ली है। बीजेपी के इस रणनीति के आगे विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठन नतमस्तक नजर आने वाले हैं। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों में भी पसमानदा पर अपना फोकस इसलिए किया है क्योंकि यूपी के मुस्लिमों में 90% इसी समाज के लोग हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।